स्वागत है आप सबों का प्रेरणा आईएएस में। आज मेडिएवल हिस्ट्री के अंतर्गत जिस टॉपिक की चर्चा होगी उसमें इल्तुतमिश जो एक महत्वपूर्ण सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत में, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पीरियड है 1206 से 1210 तक रही है। इसके पश्चात अब इल्तुतमिश एक प्रमुख शासक के रूप में दिल्ली सल्तनत में आसीन होते हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रीवियस जो इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन से संबंधित चीज़ें उसे हम लोग जानते हैं, फिर इल्तुतमिश के पीरियड में जो कुछ भी घटनाएं घटी है, जो भी महत्वपूर्ण बातें, उस पर हम लोग गौर करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि इल्तुतमिश एक गुलाम के रूप में खरीदा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 1197 एडी 1197 एडी में यानी ईस्वी सन में एक गुलाम के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। शीघ्र ही इल्तुतमिश अपनी वफादारी और अपने कार्यों के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरी तरह प्रभावित कर चुका था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे 1200 ईस्वी में ग्वालियर, विद मैप में चलूंगा, पहले आप संक्षिप्त रूप में इसे समझ लें। ग्वालियर और बरन बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश में है, ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ का अमीर इसे घोषित कर दिया था सबसे शुरुआती दौर में इल्तुतमिश को। इसी समय अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी प्रीवियस या पहले वाली, तो उसमें मैंने बताया था कि 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गोरी की मौत होती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो जिस वक्त खोखरों का दमन किया जा रहा था, जब खोखर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में काफ़ी उपद्रव मचा रहे थे, तो जिस वक्त मोहम्मद गोरी उत्तर की ओर से चला था और कुतुबुद्दीन ऐबक दक्षिण की ओर से खोखरों के खिलाफ अभियान में लगे थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ इल्तुतमिश भी साथ में मौजूद था। इल्तुतमिश ने बहादुरी का ऐसा परिचय दिया वहाँ पर कि मोहम्मद गोरी इसकी कुशलता से, इसका जो रण कौशल था, इससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। और उसी वक्त मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को यह आदेश दिया था कि इसे गुलामी से मुक्ति दे दो। उनके आदेश के बाद 1205 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को गुलामी से आज़ादी दे दी थी। और इसी समय उसने इल्तुतमिश को एक बड़ा पद प्रदान किया और उसे बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया था 1205 ईस्वी में। ध्यान रहे कि उस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान नहीं बने थे, मोहम्मद गोरी के आदेश से यह किया गया था। और यही वो समय है जब अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश के साथ किया था 1205 में। अब घटनाक्रम याद हो तो जब गोरी की मौत होती है और 1206 जून का महीना है और कुतुबुद्दीन ऐबक अब भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव डालते हैं और एक सुल्तान के रूप में स्थापित होते हैं। यद्यपि उन्होंने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा था, लेकिन दिल्ली सल्तनत की नींव 1206 में पड़ती है और लाहौर में इनका राज्याभिषेक होता है। 1206 से 1210 तक ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पीरियड है और इस पीरियड में इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार बने रहते हैं। अब घटनाक्रम यहां से आप आगे ध्यान दें। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत अचानक हुई थी 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलने के दौरान। जब लाहौर में उसकी मौत हुई तो अब चूंकि उन्हें कोई पुत्र नहीं था, तो अब समस्या ये थी कि राजगद्दी पर किसे आसीन किया जाए। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है वीडियो में कि आराम शाह जो उनका विवादित पुत्र था, उन्हें लाहौर की जनता जो तुर्क अधिकारी थे, उन्होंने उसे गद्दी पर आसीन किया और अपना सुल्तान घोषित किया। लेकिन दिल्ली की जो तुर्क जनता थी वे इसे मानने को तैयार नहीं थी, इसे स्वीकार नहीं कर रही थी, क्योंकि आराम शाह उसका वैध सुल्तान का जो पुत्र है वो नहीं था। दिल्ली के तुर्क अधिकारियों ने इल्तुतमिश को आमंत्रण भेजा, जो उस वक्त बदायूं का सूबेदार था। थोड़ा मैप के थ्रू हम लोग चलते हैं जिससे और आसानी हो समझने में। इसे थोड़ा सा और मैं देखिए, यहां पर अगर दिल्ली है, डी फॉर दिल्ली, बदायूं यहाँ पर था, बीडी में लिख दर बदायूं,
वो यहीं पर लाहौर यहाँ पर है, जो आज पाकिस्तान के अंतर्गत मौजूद है। इसे पाकिस्तान की ओर देख लें। ये दिल्ली है जो राजधानी इल्तुतमिश के समय से बनती है, बट कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर ये मौजूद है, ये राजधानी हुआ करता था। और जिस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई थी, उनकी मौत लाहौर में ही हुई थी। उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली की तुर्क जनता ने इल्तुतमिश को आमंत्रण भेजा कि आप दिल्ली पहुंचें। इनके आमंत्रण को स्वीकार कर इल्तुतमिश दिल्ली पहुंच ही रहे थे कि आराम शाह को इसकी सूचना मिलती है। आराम शाह भी दलबल के साथ इसका मार्ग रोकने के लिए दिल्ली की ओर अग्रसर होते हैं। जड वो जगह है, JUD जड, जो हरियाणा में है। जड नामक स्थान पर दोनों की भिड़ंत होती है, यानी इल्तुतमिश की सेना और आराम शाह के बीच युद्ध होता है, जिसमें आराम शाह परास्त होते हैं और उसकी हत्या कर दी जाती है। अब इल्तुतमिश पूरी तरह गद्दी पर आसीन होने के योग्य बन जाता, क्योंकि अब इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। और दिल्ली के तुर्क अधिकारियों और जनता की बदौलत इल्तुतमिश दिल्ली में सुल्तान के पद पर आसीन होते हैं, उसका राज्याभिषेक होता है। पहला काम इल्तुतमिश ने यह किया कि इसने अपनी राजधानी को दिल्ली घोषित की। अब से पहले यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी जो थी दिल्ली सल्तनत की, वो लाहौर हुआ करती थी, लेकिन अब इल्तुतमिश के समय से यह राजधानी दिल्ली बन गई। इल्तुतमिश गद्दी पर तो आसीन हो गया, लेकिन इसके दो प्रबल प्रतिद्वंदी जो पहले से भी मौजूद थे, अपने नाम पहले भी सुना होगा क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भी वो मौजूद थे। एक है एल्दोज और दूसरा कुबाचा। दोनों का मैंने संक्षिप्त नाम लिखा है, ताजुद्दीन एल्दोज और नासिरुद्दीन कुबाचा, ये दोनों का नाम है। एल्दोज और कुबाचा ये दोनों प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में उभरकर सामने आए इल्तुतमिश के लिए। इल्तुतमिश चूंकि दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसलिए उनकी सत्ता को चुनौती इन दोनों की तरफ से सबसे अधिक मिली थी। एल्दोज उस वक्त गजनी में शासन कर रहा था, यानी गजनी जो अफगानिस्तान के सेक्शन में मौजूद है। मालूम होगा कि मोहम्मद गोरी के मरने के पश्चात एल्दोज ही वहां की सत्ता को संभाल रहा था। लेकिन इसी समय सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में ख्वारिज्म शाह अपना प्रभाव काफी बढ़ाते जा रहे थे। लगातार इनके राज्य पर आक्रमण भी हो रहा था, तो ख्वारिज्म शाह के कारण वो खुद परेशान था। इसलिए अब उसकी निगाह दिल्ली पर लगी हुई थी, क्योंकि यह उससे सुरक्षित था। एल्दोज पूरी तरह दिल्ली पर कब्जाना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश अपने इस प्रतिद्वंदी, कह सकते हैं इस दुश्मन से छुटकारा भी पाना चाहता था। तो याद रखें कि एल्दोज के साथ इल्तुतमिश का मुकाबला होता है 1215-16 ईस्वी में। यह युद्ध है तराइन का युद्ध। ध्यान से समझिएगा, तराइन का युद्ध। तराइन के दो युद्धों के बारे में पहले हम लोग जान चुके हैं। तराइन का पहला युद्ध याद होगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था और गोरी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा था। नेक्स्ट ईयर, दूसरे ही साल 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ और भारत में तुर्कों की सत्ता स्थापित होने का मार्ग अग्रसर हो गया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की उसमें पराजय हुई थी। तो वो दो युद्ध तराइन का आपको पता है। और अब हम लोग देख रहे हैं 1215-16 में तराइन का अगेन एक युद्ध होता है, कह सकते हैं तराइन का तीसरा युद्ध। जिस तरह से हम लोगों ने पानीपत युद्ध के बारे में, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, तो यहां भी हम कह सकते हैं कि तराइन का ये तीसरा युद्ध है जो इल्तुतमिश और एल्दोज के मध्य होती है। इस युद्ध में इल्तुतमिश विजयी हुआ और एल्दोज की हत्या कर दी गई। अब एक दुश्मन का तो सफाया हुआ, दूसरा बचा रहा कुबाचा। कुबाचा भी लगातार प्रयासरत रहा कि अपनी शक्ति को बढ़ाएं, अपनी स्थिति को मजबूत करें, किंतु लास्ट में जब इसमें वो सफल नहीं हुआ तो अंततः उसने भी सिंधु नदी जो इस ओर प्रवाहित होती है वर्तमान में पाकिस्तान की ओर, इसी सिंधु नदी में उसने डूबकर आत्महत्या कर ली थी। तो इल्तुतमिश के समय में ये ध्यान रहे कि एल्दोज का तो उसने युद्ध में सफाया किया, कुबाचा ने भी अंत में आत्महत्या कर ली। तो इन दो प्रतिद्वंदियों की समाप्ति के पश्चात इल्तुतमिश पहली बार दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर आसीन हुआ था। उससे इस बात की चिंता थी कि अपनी सल्तनत को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसे दृढ़ता कैसे प्रदान की जाए। तो सबसे पहले उन्होंने ये आवश्यक समझा
कि जितने भी विरोधी या विद्रोही हैं जो मुझे सुल्तान के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, एक उपाय अगर कर दी जाए तो संभवतः वे हमें स्वीकार कर लेंगे। यही वो वक्त है जब इल्तुतमिश बगदाद के खलीफा के पास अपनी स्वीकृति के लिए वहां पर कह सकते हैं कि अनुरोध करते हैं। बगदाद के खलीफा ने एक मुस्लिम सत्ता, एक मुस्लिम शासक के रूप में इसे स्वीकार किया और इनके सम्मान में, इल्तुतमिश के सम्मान में खिलअत का प्रमाण पत्र जारी किया, यानी दिल्ली सल्तनत को एक वैध सल्तनत और इल्तुतमिश को एक वैध सुल्तान के रूप में उसने स्वीकार किया। मकसद ये था कि अगर खलीफा ने ये कह दिया तो इस्लामी दुनिया में खलीफा की बात हर मुसलमान को मानना आवश्यक होता था। वे ईश्वरीय आदेश समझते थे, क्योंकि हज़रत मोहम्मद पैगंबर के बाद खलीफा ही सर्वोच्च धार्मिक नेता माने जाते रहे हैं इस्लाम या मुसलमानों के बीच में। इसलिए खलीफा का ये आदेश या उनके द्वारा मिला प्रमाण पत्र अब किसी भी अन्य विरोधियों को शांत करने के लिए पर्याप्त था। तो फरवरी 1229 में ये वक्त है, फरवरी 1229 में जब बगदाद के खलीफा ने इनके सम्मान में वो प्रमाण पत्र जारी किया था, यानी दिल्ली सल्तनत को एक वैध राज्य और इल्तुतमिश को वैध सुल्तान उसने स्वीकार कर लिया था। अब इसके समय में जो घटनाएं हैं उस पर थोड़ा हम लोग ध्यान दें कि इल्तुतमिश जब गद्दी पर आसीन था तो एक विकट समस्या भी आई थी, मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया था। जैसा कि हमने पहले बताया कि ख्वारिज़्म शाह लगातार अपनी शक्ति को बटोर रहे थे और उनके डर से एल्दोज दिल्ली पर निगाह लगाई हुई था। लेकिन इसी समय मंगोल नेता चंगेज़ खां का उदय होता है और वो पूरे सेंट्रल एशिया में कब्जा जमाता हुआ ख्वारिज़्म शाह के राज्य पर भी निगाह डालता है। उनके डर से, यानी चंगेज़ खां के भय से, ख्वारिज़्म शाह यहाँ से भागकर कैस्पियन सागर की ओर प्रस्थान करता है, जो यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर है, और उसका पुत्र जलालुद्दीन मांगबर्णी, ये नाम आप याद रखेंगे, जलालुद्दीन मांगबर्णी, ये वो शख्स हैं जो भागकर भारत की ओर आते हैं और सिंधु नदी तक पहुंच जाते हैं। चंगेज़ खां भी इसका पीछा करता हुआ सिंधु नदी तक पहुंच जाता है। चंगेज़ खां ने अपने दूत के द्वारा इल्तुतमिश को यह संदेशा भिजवाया कि आप किसी भी प्रकार का मदद जलालुद्दीन मांगबर्णी की ना करें। एक तरह से ये चेतावनी थी इल्तुतमिश के लिए। इल्तुतमिश ने यहाँ पर दूरदर्शिता से काम लिया, क्योंकि अभी नया नया साम्राज्य दिल्ली सल्तनत स्थापित ही हुआ था, अभी पूरी तरह दृढ़ भी नहीं हुआ था और ऐसे मंगोल आक्रमण को झेलना इनके बस की बात नहीं थी। इसलिए इल्तुतमिश ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। सेम टाइम जलालुद्दीन ने भी अपने दूत को इनके दरबार में भेजा था और मदद मांगी थी। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबर्णी के दूत की हत्या करवा दी और मांगबर्णी को यहाँ से वापस जाने को कहा। इस घटना से चंगेज़ खां प्रभावित हुआ। उन्हें लगा कि इल्तुतमिश हमारा साथ दे रहा है, उसने मांगबर्णी की कोई मदद नहीं की। इसलिए चंगेज़ खां भी इसका पीछा करता हुआ वापस चला गया। 1228 के पश्चात हम लोग देखते हैं कि जब जलालुद्दीन मांगबर्णी यहाँ से गया तो चंगेज़ खां उसका पीछा करता हुआ भी यहाँ से चला गया। तो कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता के द्वारा, सूझबूझ के द्वारा मंगोल आक्रमण को टालने में सफल रहा। इनके समय में जो कार्य संपादित हुए वहाँ पर हमें ध्यान देना है कि इल्तुतमिश जब गद्दी पर आसीन हुआ तो इसने सबसे पहले राज्य को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त किया प्रशासनिक दृष्टिकोण से, जिसे इक्ता कहा जाता था। इक्ता, ये छोटी इकाइयां इक्ता कहलाती थी और इसके जो मालिक होते थे, जिन्हें सुपुर्द किया जाता था, वे इक्तादार कहलाते थे। यानी इक्ता एक क्षेत्र हुआ और उसका जो मालिक, जो उसके अंदर में नियंत्रण में होते थे, वे कहलाते थे इक्तादार। इल्तुतमिश अब प्रशासनिक कुशलता को आगे लगातार जारी रखना चाहता था, इसलिए उसने सबसे पहले अपने विश्वासपात्र लोगों का एक दल तैयार किया जो चालीसा के नाम से विख्यात है, जिसे चालीसा, वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसे चालीसा, चारगान, तुर्कान ए चिहालगानी, तुर्कान ए चिहालगानी या चिहालगानी,
अलग अलग वर्ड से ये जाने जाते थे। ये गुलामों का एक गुट था जिसमें 40 प्रमुख गुलामों को इसमें शामिल किया गया था। 40 लोगों का एक समूह था, इसलिए इसे चालीसा कहा गया। इसलिए इसके चारगान भी नाम है, तुर्कानी चिहालगानी या चिहालगानी भी इसे कहा गया। और इसमें जो लोग शामिल थे वो इल्तुतमिश के बेहद विश्वास पात्र लोग थे और सभी महत्वपूर्ण पदों पर इन्हीं की नियुक्ति की जाती थी। इस चीज की शुरुआत इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में की थी। इल्तुतमिश ने ही भारत में सबसे पहले अरबी पैटर्न पर अरबी सिक्के जिस प्रकार ढाले जाते थे, भारत में भी सिक्का ढलाई आरंभ किया। उसने सबसे पहले चांदी का सिक्का जारी किया जिसे टंका कहा जाता था। यह जो टंका था जिसका वजन 175 ग्रेन था, 175 ग्रेन वजन में, और यह चांदी का होता था। शुद्ध अरबी इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले अरबी पैटर्न पर चांदी का सिक्का जिसे टंका कहा जाता था उसने जारी किया था, जो वजन में 175 ग्रेन का था। और यह सिक्का पूरे दिल्ली सल्तनत में काफ़ी महत्वपूर्ण सिक्का आगे साबित होती है। सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही इसे जारी किया। इसकी विशेषता यह थी कि सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही इस सिक्के पर खलीफा का नाम और टकसाल का नाम, जहां पर यह बनाई गई थी, उसका नाम खुदवाया था। ये 175 ग्रेन का था। इसके अलावे उसने जो मुद्रा जारी की थी, जो छोटी मुद्रा थी, वो तांबे की जीतल थी। चांदी का सिक्का बड़ा सिक्का था और जीतल एक छोटा सिक्का था जो तांबे का था। और एक टंका में 48 जीतल होते थे। 1 टंका इक्वल टू 48 जीतल जो इसकी रेट थे। तो ये इल्तुतमिश के समय में आरंभ किया गया था। दोस्तों, इल्तुतमिश ने स्थापत्य कला की ओर अगर देखें तो इनके जो पीरियड है, तो यहाँ पर इन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य किया, जिनके बारे में इनका उल्लेख किया जाता है कि इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। वो कुतुब मीनार जिसके निर्माण का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में आरंभ करवाया गया था, वो पूर्ण नहीं हो सका था, उसे पूर्णता प्रदान की थी इल्तुतमिश ने। इसके अलावा बदायूं का जामा मस्जिद, वो भी इल्तुतमिश ने ही निर्मित करवाया था। अतारिकिन का दरवाजा, ये भी इल्तुतमिश के द्वारा ही करवाया गया है। इसके अलावा भारत में पहला मकबरा निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। तो ये स्थापत्य कला के क्षेत्र की बात है जो इल्तुतमिश ने यहाँ पर निर्मित करवाए थे। इल्तुतमिश के जीवन काल में ही जैसा कि मालूम है कि उन्होंने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और हम लोग देखते हैं आगे, जब 1236 में इल्तुतमिश की मौत होती है, तो हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल में रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, किंतु रजिया तत्काल गद्दी पर आसीन नहीं हो पाती है। इनके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, रजिया सुल्तान और उनसे संबंधित जो भी बातें हैं। यहां पर यह ध्यान रखें कि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश लगातार इस ओर जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का इलाका है, वहां पर जो उपद्रव हो रहे थे उनको दबाने में वो लगातार प्रयत्नशील थे। जैसा कि मालूम है कि खोखर मोहम्मद गोरी के ज़माने से इस इलाके में उपद्रव लगातार कर रहे थे, तो इल्तुतमिश के काल में भी यह समस्या उत्पन्न हुई थी। और इन्हीं खोखरों को दबाने के क्रम में ही 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की भी मौत हो जाती है। हालांकि मरने से पहले उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पुत्री रजिया के नाम की घोषणा कर दी थी, लेकिन तुर्क सरदारों ने रजिया को गद्दी पर आसीन नहीं किया था, बल्कि उनके एक अन्य पुत्र को गद्दी पर आसीन किया था। यहाँ से मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो पुत्र कौन है और उनके पश्चात रजिया का आगमन होता है। फिर दिल्ली सल्तनत विधिवत स्थापित हो जाती है, इल्तुतमिश उसमें से दृढ़ता के साथ स्थापित होती है और यहाँ से सल्तनत का काल आरंभ हो जाता है।